हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली जो 8.2 है उसके तीसरे क्वेश्चन से। ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिया। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, कि ABCD एक आयत है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD क्या एक आयत है जिसमें PQR और एस क्रम से भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे ABCD। ठीक है, इसको नाम क्या देंगे, ABCD। ये बना लिया हमने एक आयत। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, जिसमें PQR और एस क्रम से भुजाओं AB, मतलब जो AB है उसका तो मध्य बिंदु है P, जो BC है उसका मध्य बिंदु है Q। ठीक है, और जो CD है उसका मध्य बिंदु है R, और जो DA है उसका मध्य बिंदु है S। ये है मध्य बिंदु। ठीक है, अब इन सभी को आप मिला दो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, हमें सिद्ध क्या करना है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। जो PQRS जो अंदर वाला त्रिभुज जो चतुर्भुज बना है वो क्या है, एक समचतुर्भुज है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में। दिया हमें क्या है इसमें कि ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रम से भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। ये हमें दे रखा है, DA के मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। यहाँ पर लिखा तो है नहीं, दिया है। यहाँ पर क्या लिखोगे, दिया है। ये हमें दिया है। ठीक है, कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है, ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, अब सिद्ध हमें क्या करना है, नंबर 2 क्या है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें क्या करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो हम लिखेंगे कि PQRS एक समचतुर्भुज है। तो इसके लिए हम एक छोटी सी रचना करेंगे। रचना हम क्या करेंगे, दोनों विकर्ण जो है वो दोनों विकर्ण खींच देंगे। ठीक है, एक तो AC और दूसरा BD। तो रचना में लिख दो आप। रचना में क्या लिखेंगे, विकर्ण AC व BD खींचा। ठीक है, ये हो गई इसकी रचना। अब इसके बाद हम करेंगे उत्पत्ति। अब हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पर कि जो PQRS है अंदर वाला चतुर्भुज वो क्या एक समचतुर्भुज है। और आप लोग जानते हो कि समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मध्य बिंदु पर में लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जो त्रिभुज है ABC, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ABC, इस त्रिभुज में हम मध्य बिंदु पर में लगाएंगे। तो जो PQ भुजा है वो क्या है, AC के समांतर है कि नहीं है। जो PQ भुजा है वो AC के समांतर है। हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज में मध्य बिंदु पर में लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम इस जो ये वाला त्रिभुज है इसमें मध्य बिंदु पर में लगाएंगे। तो इन दोनों में हम यदि मध्य बिंदु पर में लगाएंगे तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे तो उसके बाद आगे हम
इसे समचतुर्भुज भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समांतर सिद्ध करते हैं। तो हम त्रिभुज ए बी सी जो है इसमें मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या है हमारी, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो भुजा या रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी इसमें हम लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, अब इसमें मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे कि जो पी क्यू भुजा है वो क्या है, एसी के समांतर है, यही है। तो हम लिखेंगे कि पी क्यू समांतर एसी है, और क्या है, जो पी क्यू है वो क्या है, एसी के आधे के बराबर है। ठीक है, इसे मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, वैसे ये समीकरण नहीं है बट हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने नंबर 1 दे दिया। अब एबीसी त्रिभुज में तो यही चीज है कि पी क्यू एसी के समांतर है और जो पी क्यू है वो एसी के आधे के बराबर है। ठीक है, अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे कि त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, अब इसी प्रकार लिख देना आप। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में अब इसमें हम मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें क्या है, जो ये एस आर भुजा है ये एसी के समांतर है और इसकी आधी है, यही चीज लिखनी है हमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एस आर समांतर एसी, और क्या है, जो एस आर है वो क्या है, एसी के आधे के बराबर है। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, तो अब हम समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये क्या, जो पी क्यू है वो भी एसी के समांतर है और जो एस आर है वो भी एसी के समांतर है, मतलब ये दोनों एसी के समांतर है, तो आपस में ये भी समांतर होंगे। पी क्यू भी एस आर के समांतर होगा, यही होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो पी क्यू है 1/2 एसी है वो पी क्यू के बराबर है, और यहाँ पर 1/2 एसी है वो एस आर के बराबर है। तो अब ये दोनों बराबर है तो आपस में भी बराबर होंगे, ये दोनों ही 1/2 एसी के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः पी क्यू जो है वो किसके समांतर होगा, पी क्यू यहाँ एसी के और यहाँ एस आर एसी के, मतलब एसी के समांतर पी क्यू भी है और एसी के समांतर एस आर भी है, तो पी क्यू समांतर एस आर, ये चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों समांतर होंगे, और क्या होगा, 1/2 एसी एस आर के भी बराबर है और 1/2 एसी पी क्यू के भी बराबर है, तो इसका मतलब पी क्यू बराबर एस आर होगा। कारण क्या लिखोगे आप समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो इससे ये क्या हो गया कि इसकी आमने सामने की जो पी क्यू भुजा है, पी क्यू भुजा ये क्या है, एस आर के समांतर है, एस आर के समांतर है और बराबर भी है, यही है। तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब यदि हम क्या करें, जो एस आर भुजा है, एस आर भुजा, ये भुजा हम आर क्यू के बराबर यदि सिद्ध करते हैं, इन दोनों भुजाओं को, ये दो आसन भुजाएं हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, एस आर और आर क्यू आसन भुजाएं हैं। अब इन दोनों भुजाओं को यदि हम बराबर कर दें तो ये क्या हो सकता है, एक समचतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की ये जो हमने समांतर चतुर्भुज तो सिद्ध कर ही दिया इसको। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब यदि इसकी आसन भुजाएं बराबर होगी तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भी बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर है, तो ये आपस में चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, यहाँ पर बराबर। ठीक है, तो अब हम एस आर जो है इसको आर क्यू के बराबर सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बी डी विकर्ण है इसके ऊपर वाला ये कौन सा त्रिभुज है, बी सी डी, इस त्रिभुज में हम लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। अब यदि बी सी डी में हम मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे, बी सी डी ये वाला, तो इसमें हम मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे तो इसमें ये क्या है, आर क्यू जो है ये किसके बराबर है, बी डी के क्या है, समांतर है और इसका आधा है। तो यही लिखे, तो हम लिखेंगे क्या है यहाँ पर कि जो आर क्यू है वो समांतर है बी डी के। अब ये समांतर वाली आप लिखो या ना लिखो, ठीक है, हमें बराबर करना है खाली। तो आगे क्या है, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है,
और जो आर क्यू है वो क्या है, बीडी की आधी भी है, 1/2 बीडी। ठीक है, आर क्यू बराबर 1/2 बीडी। अब ये जो बीडी है इसको आप समीकरण नंबर मान लो 3। ये जो बीडी है इसकी जगह हम एसी लिख सकते हैं, जो बीडी है इसकी जगह हम एसी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो एबीसीडी है वो क्या है, एक आयत है, और ये जो एसी और बीडी है ये क्या है, आयत के विकर्ण है, और जो आयत के विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जो एसी है वो बीडी के बराबर है, मतलब दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, तो हम जो बीडी इसकी जगह एसी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप चाहो तो ये मत लिखो। ठीक है, हमें खाली इससे मतलब है, बराबर सिद्ध करना है हमें, तो ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर जो आर क्यू है, आर क्यू बराबर 1/2, जो बीडी है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अब एसी। ठीक है, तो एसी लिख दिया। कारण क्या लिखेंगे यहां पर हम, कि आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण, तो आयत के विकर्ण कौन कौन से है, एसी बराबर है बीडी, तो ये लिख दिया हमने कारण कि आयत के विकर्ण है तो ये बराबर होंगे। इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लो। ठीक है, तो समीकरण जो ये क्या हो गया, अब 1/2 एसी हो गया, तो 1/2 एसी हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यहाँ पर एस आर को आर क्यू के बराबर सिद्ध करना है, दोनों भुजाएं हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो ये तो हो गया आर क्यू और एस आर ये रहा। तो समीकरण 2 में और 4 में आप ध्यान से देखना कि ये जो 1/2 एसी है यहाँ पर तो आर क्यू के बराबर है, और 1/2 एसी यहाँ पर एस आर के बराबर है, मतलब ये दोनों ही 1/2 एसी आर क्यू के भी बराबर है और एस आर के भी बराबर है। अब दोनों के बराबर है तो ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः आर क्यू बराबर एस आर, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कारण क्या लिखोगे आप, समीकरण 2 व 4 से। ठीक है, ये है समीकरण 2 और ये है समीकरण 4। तो क्या हो गया, आर क्यू बराबर एस आर, आर क्यू बराबर एस आर। अब ये दोनों आसन भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आसन भुजाएं बराबर हो गई, तो अब इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तथा इसकी आसन भुजाएं या आसन भुजा पी क्यू आर क्यू व एस आर भी बराबर है। ठीक है, मतलब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तथा इसकी आसन भुजा आर क्यू व एस आर भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो जो पी क्यू भुजा है वो बराबर होगी, पी क्यू भुजा होगी आर क्यू के बराबर, और जो आर क्यू है वो होगी एस आर के बराबर, और जो एस आर है वो बराबर होगी एस पी के। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, अतः जो पी क्यू आर एस है, अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब इसकी सभी भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई, तो अब ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है कि जो एबीसीडी है वो एक समलंब है। ठीक है, एबीसीडी ये क्या है, एक समलंब है, साथ ही बीडी जिसमें AB समांतर DC है, जो AB है वो क्या है, DC के समांतर है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और साथ ही BD एक विकर्ण है, जो BD है वो क्या है, एक विकर्ण है, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E मतलब भुजा AD का क्या है, मध्य बिंदु है। अब आगे क्या है कि जो E से होकर E
देखिए आकृति दर्शाइए कि अप भुजा BC का मध्य बिंदु है। जो अप है वो क्या है, BC का मध्य बिंदु है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो मध्य बिंदु प्रमेय तो आप लोग जानते हो अच्छे से, जो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है वो लगेगा इसमें, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। जब किसी त्रिभुज की, ठीक है, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर होती है और जो तीसरी भुजा होती है उसको समद्विभाजित करती है, ये होती है, ठीक है। तो मान लो ये है ABC और ये है PQ, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, ये कोई एक भुजा है, ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा जो दूसरी भुजा है AB उसके समांतर होती है और जो तीसरी भुजा है BC उसको समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये होती है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम होता है, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो P है वो CA का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। P क्या है, AC का, CA का या AC का मध्य बिंदु है और जो PQ है वो क्या होती है, PQ समांतर AB होती है। तो ये तो क्या हो गया, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, ठीक है। तो PAC का मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर होती है, तो PQ समांतर AB हो गया और जो तीसरी भुजा है उसको समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो इसका मतलब समद्विभाजित करती है तो CQ बराबर क्या होगा, BQ होगा, यही होगा। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो Q है, Q क्या है, BC का मध्य बिंदु है, ये चीज लिख सकते हैं। Q क्या है, BC का मध्य बिंदु है। ये क्या होती है, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम होता है, ठीक है। अब ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, ठीक है। अब दिया हमें क्या है, दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें ये जो दे रखा है वो पूरा लिख देना, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक हमें क्या है, दिया है, तो वो आप लोग लिख देना दिया है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध हमें क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि अप भुजा BC का मध्य बिंदु है, अप भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो आप उत्पत्ति, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, खाली लिखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज जो ABD है वो त्रिभुज। अब ये जो त्रिभुज है ABD, इस त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में, अब इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई जो भुजा होती है वो दूसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ये चीज हम लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो AD है उसका मध्य बिंदु क्या है, E, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि E, मैंने अभी बताया आपको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, अभी बताया मैंने आप लोगों को कि मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि जो E है वो क्या है, AB का मध्य बिंदु है। AD का क्या होती है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, कि जो किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी एक भुजा का मध्य बिंदु, तो कौन सी भुजा का है, जो D भुजा उसका मध्य बिंदु A है, तो आप लोग लिख दो कि A है AD का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ये चीज लिख दी हमने। उसके बाद क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर होती है, तो
गए कि जो EO है वो समांतर है AB, ठीक है, और तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये सिद्ध हो गया, मतलब तीसरा भी लिख देंगे हम। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो EO है वो समांतर है AB, EO समांतर AB। यहाँ पर पूरी भुजा क्या है, EF है, ठीक है ना, पूरी भुजा क्या है, EF है, समांतर क्या है, AB। अब यदि EF AB के समांतर है तो EF का एक टुकड़ा जो है EO वो भी AB के समांतर होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर EO समांतर AB, ठीक है, और जो EO भी समांतर होगा AB के, ये चीज हमने लिख दी यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी चीज लिख दी हमने कि जो AB है, EO है, वो दूसरी भुजा के समांतर होगी। किसी त्रिभुज की एक भुजा से मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई जो रेखा है वो दूसरी भुजा के समांतर होगी, ये चीज हमने लिख दी। ये मध्य बिंदु, ये दूसरी भुजा के समांतर है, और जो तीसरी भुजा है BD उसको समद्विभाजित करती है। अब समद्विभाजित करती है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो O है वो BD का मध्य बिंदु होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः O BD का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, ठीक है, इतना सा लिखना था हमें, ठीक है। तो इस त्रिभुज में तो ये लिख दिया, इसमें हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, और दूसरा फिर कौन सा है कि जो BDC, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध तो ये करना है कि जो अप है वो क्या है, BC का मध्य बिंदु है। ये चीज तो हमने अभी सिद्ध नहीं की, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज लेंगे BCD। तो इसी प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज BCD में, अब BCD में हमें क्या दे रखा है, जो BCD है, अब इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो BD है इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। मतलब मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाएंगे तो क्या होगा, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर होगी और तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। ये चीज लिखनी है खाली, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो O है वो क्या है, BD का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार हम लिख देते हैं यहाँ पर कि O क्या है, BD का मध्य बिंदु है, ये लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, जो O अप है यानी E अप पूरा क्या है, DC AB के समांतर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो O अप है वो DC के समांतर है, तो O अप समांतर क्या होगा, DC। अब हम क्या लिखेंगे, कारण है। सबसे पहले जो E अप था वो किसके समांतर था, AB के, ठीक है, पूरा E अप क्या था, समांतर AB था। और क्या था, अब हमें दे क्या रखा है, AB समांतर DC दे रखा है, AB समांतर DC दे रखा है। अब हम ये जोड़, तो EF समांतर AB और DC समांतर AB, मतलब AB EF के भी समांतर है, AB EF के भी समांतर है और AB DC के समांतर है। तो जो E अप है वो क्या होगा, DC के समांतर होगा कि नहीं। तो E अप समांतर DC, तो E अप समांतर DC। अब E अप DC के समांतर है तो हम इसका छोटा टुकड़ा नहीं लिख सकते क्या, कि O अप समांतर DC। तो इसलिए हमने लिख दिया O अप समांतर DC। आ रहा है समझ में। अब इसके बाद तीसरा हम क्या लिखेंगे कि जो तीसरी भुजा है उसको समद्विभाजित करता है, तो क्या होगा कि जो अप है वो BC का मध्य बिंदु होगा। तो अब हम लिखेंगे अतः अप BC का मध्य बिंदु है। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम है वो हमें लगाना है, बस लिखना आना चाहिए हमें, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।